हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 16। यानी 60वां चैप्टर है आपका। आज आप सीबीआई के बारे में जानेंगे, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1963 में। गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसे जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। यानी वर्तमान में सीबीआई जो है कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एक्ट और इसमें शामिल कर दिया गया था। यानी यहाँ एक पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक करके था, एक मतलब दिल्ली के लिए था ये, तो ये भी इसमें ही विलय कर दिया गया। देखिए इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि भ्रष्टाचार की रोकथाम करें और साथ ही साथ जो संगठित अपराध वगैरह होता है उस पर भी लगाम लगाई जाए। ठीक है, तो उसके लिए रिसर्च करने के पर्पज से उसे रोकने के लिए यहाँ पर सीबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, अब आप देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो था उसकी स्थापना किस लिए की गई थी। जो विभाग है, विभागीय भ्रष्टाचार है उसको देखने के लिए, यानी उसके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार उसको रोकने के लिए की गई थी। वहीं इसकी स्थापना जो की गई थी संगठित अपराध को रोकने के लिए की गई थी। ठीक है, और भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिए की गई थी। तो ये अनुशंसा यहाँ की गई है, इसकी जो है ये की गई है यहाँ पर के संथानम आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा इसकी। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई एक वैधानिक संस्था नहीं है, कानूनी संस्था नहीं है। बाद में से जो एम्पावर्ड किया गया है, शक्ति प्रदान की गई है, वो एक दिल्ली विशेष पुल अधिष्ठान अधिनियम बना था 1946 में, जिसके द्वारा से शक्ति प्रदान की गई। शुरुआत में इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। शुरुआत में इसका केवल गठन कर दिया गया था, यानी शुरुआत में गृह मंत्रालय ने आदेश निकाला, उसके द्वारा इसका जो गठन कर दिया गया। बाद में से कार्मिक मंत्रालय जो है यहाँ पर इसमें स्थानांतरित कर दिया गया। और यहाँ पर इसमें एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो है ये, इसमें भी सीबीआई का इसका जो है विलय सीबीआई में कर दिया गया। यानी पहले का सेकंड सब पॉइंट है। ठीक है, स्थापना का उद्देश्य क्या था। स्थापना का उद्देश्य यही था भ्रष्टाचार की रोकथाम की जाए। ठीक है, और ये किसकी अनुशंसा पर किया गया, ये किया गया के संथानम आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है, अब देखिए सेकंड का सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, सेकंड का पहला सब पॉइंट। और इसे जो है शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, वो की गई हैं दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही पूछी जाती है कि इसका जो गठन है वो किसकी अनुशंसा पर हुआ है, वो के संथानम आयोग की अनुशंसा पर हुआ है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा क्या वैधानिक संस्था है, यानी कानूनी रूप से वैलिड संस्था है। वैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन इसे एक बाद में एक अधिनियम बनाया गया, दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, जिसके तहत इसे जो है शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। देखिए सीबीआई का जो रोल है यहाँ पर, सीबीआई का रोल यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक मुख्य रिसर्च एजेंसी के रूप में है। देखिए आप सब लोग जानते हैं कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल होता है, सरकार यही चाहती है कि हमारे लोगों को जो प्रशासन हो या शासन हो उसमें कोई भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो, यानी कि हमारे देश की जनता के लिए सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो तय समय पर बिना भ्रष्टाचार के आसानी से मिल सकें। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि शासन और प्रशासन दोनों के स्तर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। ठीक है, तो उसको कम करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, ठीक है, तो और सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक वर्ड आया शासन आया है, दूसरा आया है प्रशासन। शासन किसे कहते हैं। शासन का अर्थ ये है कि भाई देश में जिसका शासन हो, यानी कि जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो वो शासन कहा जाएगा, यानी शासक बोला जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठकर यहाँ पर कार्यपालक के रूप में भूमिका निभा रहा हो, मुख्य कार्यपालक के रूप में भूमिका निभा रहा हो। आप वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कार्यपालक जो है राष्ट्रपति को बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से शक्तियाँ दी गई वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ठीक है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी जो हमारी नीतियां बना रहे हैं, उनका नीतियां बना के तैयार कर रहे हैं, देश के लिए खाका खींच रहे हैं, उस खाके को, उस नीतियों को लागू करवाने का काम है प्रशासन का, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का। शासन का अर्थ हो गया गवर्नेंस और प्रशासन का अर्थ हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपने देखा होगा कोरोना के चक्कर में अभी जो है पूरा देश लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 21 दिन का लॉकडाउन जो है किया गया है कि भाई 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। अब भाई प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहीं घर घर जाकर या फिर जिला जिला जाकर उसे लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हर जिले वाइज प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन आईएएस आईपीएस विभिन्न अफसर लगाए गए हैं, वो सब प्रशासन की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे शासक जो है, उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमें देश को कोरोना वायरस से बचाना है, कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमें यहाँ पर लॉकडाउन करना एक अत्यंत आवश्यक है। तो लॉकडाउन की उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन उसे अप्लाई करना, उसको जो स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करवाने का काम जो है प्रशासन का है, जो आप अभी देख रहे होंगे अपने आसपास। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा तीसरे का पहला सब पॉइंट। अब देखिए तीसरे का यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट भी यहाँ लिख लेना है इसमें। देखिए ये जो है सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग,
और यहाँ पर लोकपाल जो बना हुआ है इसकी भी सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट करके एक बात आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सीबीआई के बाद एक चीज़ और आती है जिसका नाम है एनआईए, यानी जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीबीआई और एनआईए में क्या डिफरेंस है। देखिए सीबीआई तो आपको पता होगा भ्रष्टाचार की रोकथाम या फिर संगठित अपराधों इन सबको रोकने के लिए, इन सब की जांच करने के लिए, ठीक है, तो ये कार्य करता है। भाई एनआईए की स्थापना जो की गई थी, ठीक है, वो की गई थी सन 2008 में। आपको पता होगा जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे, ठीक है, 26 नवंबर को जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, ठीक है, ताज होटल और 2-3 जगह हुए थे ब्लास्ट, तो उसके बाद एनआईए की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये केवल एनआईए जो है वो केवल आतंकवाद से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, आतंकी घटनाएं हैं, आतंकियों के लिए जो फंडिंग वगैरह है, वित्त पोषण वगैरह है, इन सब अपराधों की जांच के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करके इसमें लिख लेना, ठीक है, कि यहाँ पर नोट करके ऐसे करके लिख लेना एनआईए वर्सेस सीबीआई करके, यानी एनआईए और सीबीआई में डिफरेंस, अंतर। ठीक है, तो लिख लेना एनआईए की स्थापना जो थी 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद हुई थी। ठीक है, और यह केवल आतंकी अपराधों और ये सब जो है वित्त पोषण अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच करता है। वहीं इसमें सब पॉइंट, वहीं सीबीआई जो है वो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर एवं संगठित अपराध, ठीक है, यानी आतंकवाद के अतिरिक्त संगठित अपराध वगैरह, जैसे आप नक्सल बोल सकते हैं, ठीक है, नक्सल वगैरह एरिया वाले बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और संगठित अपराध में आप बोल सकते हैं कि अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो उन सबको रोकने का काम इसी का है, किसका, सीबीआई का है। वहीं एनआईए जो है देश के बाहर, देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो विध्वंसकारी गतिविधियां हैं, उनको रोकने का काम एनआईए का है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इन दोनों के मध्य डिफरेंस जान लिया होगा, अक्सर करके ये डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीबीआई का यहाँ पर एक आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोटो क्या है इसका, मोटो इसका यहाँ पर लिख लेना। इसका मोटो है उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी तथा ईमानदारी। ये मोटो अक्सर पूछ लिया जाता है कि सीबीआई का आदर्श वाक्य या फिर मोटो क्या है। ये उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। उद्देश्य आप पढ़ चुके हैं, ऊपर अभी आपने यहाँ पे नोट में लिख भी लिया उद्देश्य को यहाँ पर हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। एक बार दृष्टि वाला जो इसका पोर्शन है, विजन वाला, यानी कि भविष्य में इसका क्या विजन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो विजन में लिखना नहीं है, लिखना चाहें तो आप 1-2 पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, जैसे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार में से संघर्ष, आर्थिक हिंसक अपराध। ठीक है, तो इन सब के अनुसंधान करके इनके अभियोग द्वारा इनमें कमी लाना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जो विभिन्न न्यायालय हैं या फिर लंबे दिन में जो पेंडिंग केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो इनको अनुसंधान एवं अभियोग के दायर करने के लिए यहाँ पर एक प्रभावी प्रणाली और प्रक्रिया विकसित करना। यानी कि कहने का मतलब आप जानते होंगे सीबीआई में तमाम बहुत सारी एजेंसियां वर्क करती हैं। सीबीआई के ऐसा नहीं है सीबीआई अकेला केवल और केवल अपराध की जांच कर रहा हो या फिर ये सब जांच कर रहा हो। इसमें वैज्ञानिक शाखाएं जो है इसकी वो भी डिफरेंट से, यानी कि बहुत बहुत तरीके से रिसर्च करती है। फॉरेंसिक विभाग है इसका, ठीक है, वो भी अपने स्तर से रिसर्च करता है। तमाम ऐसे कोर्ट में केस वगैरह होते हैं जिन्हें प्रूव करने के लिए जो है एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थितियों में जो है सीबीआई जो है उन एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड करवाता है। यानी सीबीआई रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो कोर्ट की कार्यवाहियों का, गवाहियों का आधार बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वही है। आपने देखा होगा निर्भया गैंगरेप में भी जो अपराधियों को अभी फांसी हुई है अभी हाल में कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि भाई जो यानी कि जो लड़की थी निर्भया थी उसकी बॉडी पर 3 लोगों के दांतों के निशान पाए गए थे। ठीक है, तो उनके आधार पर पुष्ट किया गया था कि हाँ भाई कि ये लोग यहाँ पर संलिप्त थे, और बाद बाकी उन्होंने अपना जो है अन्य तरीके से यहाँ पर यानी कन्फर्मेशन हुआ था उनका। ठीक है, तो ये सब जो कार्य हैं, यानी ये सब जो यहाँ पर जो कार्य हुए हैं या फिर जो ये सब रिपोर्ट सबमिट की गई हैं, ये सब सीबीआई के एक्सपर्ट्स के द्वारा की गई हैं। ठीक है, इसमें कोई आप अगर हम और आप सोचें कि हम और आप अपने स्तर से कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सीबीआई यहाँ पर कोर्ट में जो तमाम कार्यवाहियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, ठीक है, जिनके लिए कोर्ट को एक उच्च एक्सपर्ट्स की अच्छी खासी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें प्रूव करने के लिए, तो वो सब काम सीबीआई का है, सीबीआई करती है। यानी कोर्ट अगर आदेश करता है कि ये जांच सीबीआई के द्वारा होगी तो सीबीआई उस जांच को पूरा करके देगा और फिर सीबीआई के आधार पर ही कोर्ट यहाँ पर अपना फैसला लेगा। ठीक है, तो सीबीआई के बारे में आपने ये जान लिया। इसके अलावा जो आपका अभी वर्तमान में देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि अभी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। यानी हम सब लोग कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, यानी हमारा दिन रात का इंटरेक्शन आईटी सेक्टर से है ही है। तो अभी आप देख रहे होंगे साइबर अपराध, विभिन्न तरह के साइबर अपराध चल रहे हैं, उच्च प्रौद्योगिकी अपराध चल रहे हैं। ठीक है, इनसे लड़ने में सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ यानी साइबर जो अपराध वगैरह हैं इन सबको रोकने के लिए भी आगे बढ़कर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें और कुछ भी और हैं, जैसे राज्यों की पुलिस के लिए ये यानी राज्यों के पुलिस संगठनों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन अनुसंधान, इन सब में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध की लड़ाइयाँ होती हैं उसमें भी अपना योगदान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इसके चुनिंदा विजन्स हैं जो आपने लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं इसका संगठन, यानी सीबीआई का संगठन कैसे हुआ था वो हम देख लेते हैं। देखिए सीबीआई जो है 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय ये 6 डिवीजन में डिवाइड था, 6 संभागों में विभक्त था। कौन कौन से संभाग थे इसके? एक तो अनुसंधान और भ्रष्टाचार निरोधक संभाग, ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के द्वारा ही बना था। तकनीकी संभाग था इसका टेक्निकल डिवीजन था, ठीक है, यानी क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिक्स डिवीजन, यानी अपराध अभिलेख, यानी कि तमाम तरह के आप देखते होंगे जो नवीन तरीके से अपराध लोग करते हैं तो उनसे संबंधित रिकॉर्ड रखना कि भाई ये अपराध जो बिल्कुल नवीन तरीके से अपराध किया गया, ठीक है, क्योंकि ये लोग रिसर्च करके सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं। अपने जो इनके जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं यहाँ पे वर्क करने वाले, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, भविष्य में ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें एक्सपर्ट बनाया जाता है। शोध संभाग, शोध में यही होता है। देखिए आपने देखा होगा, तमाम मूवी वगैरह में देखी होगी, सिखाया जाता है रिसर्च करवा के, जैसे कहीं क्राइम सीन के क्रिएट करवाया कि भाई ये क्राइम सीन है, यहाँ पर आप ये बताइए, यहाँ पर आप जो दोषी है उसको कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, तो रिसर्च डिवीजन भी है इनका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनके पास खुद का लीगल और जनरल डिवीजन भी है, यानी कानूनी संभाग है, यानी कि तमाम तरह के। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सीबीआई हो या कोई भी संस्था हो, उसे संविधान में बनाए हुए नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई भी भाई संविधान को दरकिनार कर देगा, अपने स्तर से कार्रवाई करेगा, अपने स्तर से जांच करेगा। तो उसके लिए सीबीआई में यहाँ पे कानूनी और सामान्य संभाग होता है, यानी कि ये पल पल से ये बात बताता है कि भाई आप कोई ऐसा कृत्य ना करें जो कि संविधान के दायरे से बाहर निकल रहा हो, ठीक है। तो ये अपना जो कार्य है, यानी अपना जो लीगल एक्शन है, वो संविधान के दायरे में यानी कि कानून के दायरे में रहकर ही लेता है, ठीक है। प्रशासन आप संभाग आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो कि विभिन्न राज्य स्तरों पर या फिर विभिन्न जिला स्तरों पर इसकी मदद करता है। अभी देखिए वर्तमान में देखिए यहाँ पर नोट कर लेना, 6 संभाग इसके जो 6 के 6 संभाग हैं, ये नोट कर लेना। दूसरी बात, इसकी अभी 7 शाखाएं हैं, ठीक है, यानी वर्तमान में अभी इसकी 7 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो भ्रष्टाचार निरोधक के लिए है, आर्थिक अपराध के लिए है, यानी अभी आप जान रहे होंगे कि अभी आर्थिक अपराधियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, जो एनपी यानी कि जो कहते नहीं है कि जो डिफॉल्टर बोले जाते हैं, बैंक के डिफॉल्टर, ठीक है, वो उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि एनपीए की संख्या, यानी एनपीए का जो बढ़ रहा है वो यानी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा दायरा, ठीक है। तो उन सबको आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए ये जो है कार्यरत है। इसके अलावा इसकी विशेष अपराध शाखा है, यानी कि ऐसे भी अपराध कुछ होते हैं जो भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध से ऊपर बढ़ के होते हैं, विशेष अपराध, ठीक है, यानी नवीन तरह के, नए तरह के, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड साइबर अपराध भी एक नई, अपने आप में एक नए तरह का अपराध है साइबर अपराध, ठीक है। इसकी नीतिगत और समन्वय शाखा है, यानी कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कैसे करके हम वहाँ पर किसी केंद्र में जाकर जांच करें वहाँ पर, ठीक है। प्रशासनिक शाखा भी, आपने प्रशासन के बारे में आपने जाना था, ठीक है, कि प्रशासन किस तरह से वर्क करता है। ये प्रशासन में आपके सभी आईएएस आईपीएस सभी जो अधिकारी हैं सम्मिलित हो जाते हैं, प्रशासनिक शाखा है इसका। अभियोग न्यायालय भी है इसका, यानी अभियोग निदेशालय भी है, यानी कि इसके जो मुकदमे वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड, तो वो सब इसके एक रिकॉर्ड के रूप में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और विभिन्न जो आपराधिक मामले वगैरह होते हैं, विभिन्न जो मामले जो होते हैं उनको प्रूव करने के लिए यहीं पर रिसर्च वगैरह की जाती है, ठीक है, फॉरेंसिक जांचें यहीं पर की जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये देख ली होंगी, ये शाखाएं हैं इनकी। अब चलिए इसका गठन एक बार देख लेते हैं। इसका गठन में यानी कि इसमें कितने कितने व्यक्ति होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सीबीआई का निदेशक प्रमुख होता है, ठीक है। इसकी सहायता के लिए यहाँ पर निदेशक और अतिरिक्त निदेशक भी होते हैं, ठीक है। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए आपका, तो कुल मिलाकर अभी इसमें लगभग 5000 कर्मी तैनात हैं, ठीक है। लगभग यहाँ पे 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक हैं, 250 विधि अधिकारी हैं, यानी कानून अधिकारी हैं। आप एक तरह से विधि अधिकारी को यहाँ पे बोल सकते हैं, लीगल एक्शन लेने वाले वकील भी हैं इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो सीबीआई निदेशक के रूप में, यानी सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इस सीबीआई निदेशक के रूप में, पुलिस महानिरीक्षक के रूप में जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान है वो इसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ पर है, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो बनाया गया है वो उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो आपने यहाँ नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर आपको पता है जो सीबीसी है, सीबीसी को जब यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम एक बना दिया गया सन 2003 में, आपको पता होगा, यानी कि जो है इसे कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की कर दी गई 2003 में। इसे जो है एक सतर्कता आयोग के विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करवाकर यहाँ पर एक अधिनियमित जब कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इसका स्वरूप बदल गया, ठीक है। यहाँ पर इसने थोड़ा इस पर जो है स्ट्रिक्टली यहाँ पर लगाम लगाया, क्योंकि सीबीसी जो है सीबीआई के अंदर भी भ्रष्टाचार को देखता है कि भाई सीबीआई के अंदर ऐसा तो नहीं है कि विभागीय जो अधिकारी वगैरह हों वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हों, क्या पता कहीं रिश्वत वगैरह ले रहे हो, तो वो सीबीसी भी देखता है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं, ठीक है। यानी कि ये यहाँ के जो निरीक्षक हैं
ठीक है, यानी दिल्ली पुलिस ये अधीक्षक हैं इसके, यानी कि ये निदेशक बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसके तहत जो अधिनियम बना है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, ठीक है, तो अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण कौन करता है, यानी इनका सुपरविजन करने वाला व्यक्ति है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो देखिए यहाँ पर आप ये नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि 2003 में CBC अधिनियम पारित होने के बाद, ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक निदेशक जो है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत जो अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इनका सुपरविजन यानी अधीक्षण कौन करता है, वो करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका CBC जो तैयार हुआ था, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बना, तो इसको द्वारा पहले क्या था कि पहले ये इनका जो पद था वो आप बोल सकते हैं शासन की मर्जी पर डिपेंड करता था, शासन जब तक चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रहते थे। लेकिन CBC के आने के बाद ये हुआ कि भाई इन्हें अपने पद की जो है कार्यपद की जो है कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान की गई, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 जब बना तो इसने CBI निदेशक को 2 वर्षों की कार्यवधि की सुरक्षा मिली, यानी 2 वर्ष के लिए तैनात रहेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि CBI के निदेशक का कार्यकाल कितना होगा तो आप बता देंगे 2 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, ये आप वहाँ पे बता देंगे। अब देखिए इसकी जो स्थापना है, यानी इसके निदेशक को यहाँ पर नियुक्त करने के बारे में कुछ यहाँ पर एक लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था, ये अभी आप आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है, इसमें संशोधन किया और यहाँ पे निदेशक जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो गठन है या निदेशक के यहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान है उसमें थोड़ा फेरबदल किया है, ठीक है। वो फेरबदल किस तरह से है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेना कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो बना 2013 में, इसने जो आपका दिल्ली जो आपका है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, इसमें संशोधन किया, ठीक है, और यहाँ पर इसमें कुछ गठन के संबंध में कुछ यहाँ पे बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव किए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति होगी यहाँ पर, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, या फिर उनके द्वारा नामित, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो या फिर उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा, इनकी अनुशंसा के द्वारा CBI के जो निदेशक हैं, ठीक है, तो इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछी जाती है कि CBI के निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय यहाँ पे पैनल गठित किया जाता है, जिसमें विपक्ष का एक नेता होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, ठीक है। इनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार CBI के निदेशक की नियुक्ति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट बना, देखिए ये तो निदेशक की नियुक्ति की बारे में बात हो गई। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त तो यहाँ पे एक्ट 2013 में बना। इसके तहत जो केसों के अभियोजन के, यानी कि जो अभियोजन होगा इसके कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा, ठीक है। यानी कि जो मुकदमे वगैरह होते हैं, अभियोजन वगैरह जो फाइल किए जाते हैं, ठीक है, इसके लिए इसमें व्यवस्था ये की एक निदेशक मंडल इसमें भी होना चाहिए। मान लीजिए काफ़ी बार क्या होता है CBI की कार्रवाइयों पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए एक निदेशक मंडल बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगी और इनका कार्यकाल भी 2 वर्ष का होगा। यानी कि जो अभियोजन का निदेशक मंडल जो होगा इसकी कौन करेगा यहाँ पर नियुक्ति, ये करेगा केंद्र सरकार की एक शाखा है केंद्रीय निगरानी आयोग है, इसकी अनुशंसा पर ये यहाँ पर इसकी नियुक्ति की जाएगी और इसका कार्यकाल भी यहाँ पर 2 वर्ष का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्र सरकार को जो CBI है, केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर रैंक के नियुक्त करने चाहिए। यानी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि CBI के निदेशक के रूप में आप कोई नए व्यक्ति को यहाँ पे नहीं पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर जो सीनियर IPS ऑफिसर हैं उन्हीं को आप यहाँ पे पहुँचाएंगे, ठीक है। यहाँ साफ साफ ये बात यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो बना 2013 में इसमें बात ये कही गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है CBI के निदेशक के रूप में किसी को भी उठा लेंगे और आप पहुँचा देंगे अपनी मर्जी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साफ साफ कहा गया है, ठीक है। नहीं जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर रैंक के नियुक्त करने चाहिए, साफ साफ यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं जो है गठन के बारे में। और ये देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है इनका जो निदेशक वाला गठन है वो कैसे होता है, पूछा जाता है। कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है, या आप बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं CBI के वर्तमान में कार्य क्या क्या है, ठीक है। यानी कि इसका विजन या कार्य वही कार्य हैं जो विजन आपने देखा था, वही कार्य हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, दोनों सेम है, ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ठीक है, इनके मामलों में अनुसंधान करना, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों में अनुसंधान करना, ठीक है। यानी तमाम देख रहे होंगे आप, जैसे आर्थिक अपराध वगैरह जो होते हैं या फिर जो लोग टैक्स बचाने वगैरह की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा तमाम बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो टैक्स की चोरी करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, उन सब पर लगाम लगाना, ठीक है। इसके अलावा पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए गंभीर अपराध,
का अनुसंधान करना, यानी तमाम पेशेवर प्रोफेशनल अपराधी वगैरह हैं, ठीक है, जिनका काम ही है यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राज्यीय स्तर पर गिरोह बना के जो संचालित हो रहे हैं उनको रोक लगाना उन पर, ठीक है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई अपना काम निष्पक्ष रूप से तभी कर पाएगी जब उसे स्थानीय स्तर पर यानी राज्य पुलिस बल जो होंगे वो अपना सहयोग करेंगे। आपने कंडीशन अभी देखी होगी हाल के कुछ दिनों पहले कि सीबीआई जांच भेजी गई भाई कोलकाता में, सीबीआई जांच एक जगह एक जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच भेजी गई। अब भाई वहाँ की जो सरकार थी उस समय ममता बनर्जी की सरकार थी, यानी कि अभी भी चल रही ममता बनर्जी की, ठीक है। तो ममता बनर्जी सरकार ने क्या किया, सीबीआई के जो आला अधिकारी थे उनको अरेस्ट करवा लिया, ठीक है। तो उसको लेकर बाद में बहुत हल्ला भी मचा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे सख्त हुआ, तब सीबीआई ऑफिसर्स को छोड़ा गया। तो कहीं कहीं ऐसी क्लैश की स्थिति भी आ जाती है, टकराव वाली स्थिति भी आ जाती है। तो टकराव वाली स्थिति में यहाँ पर केंद्र सरकार जो है प्रभावी यहाँ पे प्रभावी कदम उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है, लीगल एक्शन लेगा ही लेगा, ठीक है। ये आपके सामने देखिए कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस है जो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये सब सिचुएशन जो है अखबार अगर आप डेली पढ़ते होंगे तो आपके बारे में ये सब चीज़ें जानते भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी जो सार्वजनिक महत्व का मामला है इनके लिए अनुसंधान ये हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपराध से संबंधित आंकड़े ये सब कर सकते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर कार्य में आप लिख लेना सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आप विजन में भी पढ़ चुके हैं, विजन में लिख भी चुके हैं। देखिए इसके बारे में ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना आप, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट में सारी बातें डिस्क्राइब कर दी गई हैं कि सीबीआई जो है वो भारत की एक बहु अनुशासनिक यानी कि मल्टी डायमेंशन में अनुसंधान करने वाली एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, पारंपरिक अपराध इनके लिए अनुसंधानों को मामले हाथ में लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। इसी में आप लिख लेना यह जो है हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। यानी राज्य सरकार इसको कहे कि भाई हमारे यहाँ के लिए अपराध जैसे मामले संगठित यानी कि बहुत हैवी अपराध है, जैसे हत्या का मामला हुआ, अपहरण का मामला हुआ, यानी कोई जैसे कोई व्यक्ति जो है विशेष व्यक्ति है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा कारोबारी है, उसकी हत्या का मामला स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन नहीं सुलझा पा रहा है, तो ऐसे में सीबीआई उसे हैंडल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ऐसे मामले हैं भ्रष्टाचार से रिलेटेड या अपराध से रिलेटेड, उच्चतम न्यायालय अगर इन्हें उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट इन्हें रेफर करेगा तो भी ये अपने हाथ में ये मामले लेकर इनकी जांच करेंगे। तो कार्यों में आप ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये 3 पॉइंट लिख लेना। बाद बाकी जो पॉइंट थे ऊपर वाले वो हम विजन में लिख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप फिर से अपने नोट्स उठा के देखें तो हमने जब जो इसका विजन लिखा था, इसका विजन हमने दृष्टि लिखी थी इसकी, तो दृष्टि में आप वहाँ पर आप लिख चुके थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सीबीआई जो है वो भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर जो इंटरपोल है, इंटरपोल को पहले जान लेते हैं। देखिए इंटरपोल की स्थापना का जो प्रावधान है, इंटरपोल की स्थापना क्यों कही है, यानी पहले क्या हुआ था आपको पता हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तमाम अपराधी जो थे वो यूरोप के विभिन्न देशों में जाके छिप गए। अब चूंकि विभिन्न देशों के जो कानून थे, पुलिस के कानून जो थे वो उन्हीं देशों के लिए थे, यानी अपने अपने संबद्ध देशों के लिए थे। ऐसे में ये बड़ी दिक्कत निकल के आ रही थी कि भाई कैसे उन अपराधियों को पकड़ा जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1923 में, यानी 1923 में 1923 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है, कई देशों की पुलिस के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, ठीक है। और उस बैठक में अपराधों की रोकथाम करने के लिए, सहयोग करने के लिए 20 देशों ने मिलकर इंटरपोल की स्थापना की, ठीक है। यानी पुलिस अधिकारियों के, विभिन्न देश के पुलिस अधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य समन्वय बैठाने के लिए इंटरपोल की स्थापना की गई 1923 में, ठीक है। लेकिन फिर 1938 में क्या होता है, 1938 में आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हो गया। यानी 1938 में जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का हमला कर दिया, यानी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर इंटरपोल खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो इंटरपोल वाली व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। फिर बाद में, ठीक है, यानी द्वितीय युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ दिन बाद जो बेल्जियम पुलिस का एक इंस्पेक्टर जनरल था जिसका नाम था क्लोरेट लुबागे, इसने इंटरपोल को फिर से यहाँ पे जीवित किया है, ठीक है। और 1956 में इंटरपोल का यहाँ पर फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी संविधान बनाया गया, इसके नियम कायदे बनाए गए, किस तरह से संचालित होगा, कौन कौन से देश में संबद्ध होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरपोल का कुछ कार्य है। यानी इंटरपोल अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस का मतलब क्या होता है, तमाम, जैसे आपने देखा होगा कि अभी हम लोग तो हमारे तो जो हमारे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, आपने देखा होगा तमाम अपराधी जो होते हैं जहाँ पर जैसे अब जैसे पाकिस्तान वाले एरिया में तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीएसएफ वगैरह लगी है। जैसे नेपाल रीजन हुआ, नेपाल में कुछ इस तरह के प्रावधान है नहीं, नेपाल में तो बड़े आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो अपराधी क्या होता है, आसानी से नेपाल वगैरह भाग जाते हैं, घुस जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से पकड़ के लाने के लिए इंटरपोल है, वही वर्क करता है। इंटरपोल में हम क्या करते हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भूमिका निभाते हैं। यानी हमारे यहाँ की पुलिस जो है नेपाल की पुलिस के साथ संपर्क करती है और उस अपराधी को पकड़ के खोजने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरपोल का कार्य है। वर्तमान में आपके इंटरपोल के 192 सदस्य हैं, यानी 192 देश जो है सदस्य हैं इसमें इंटरपोल के, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए इसमें तो यहाँ पर 160 जो इंडियंस हैं वो इसमें मोस्ट वांटेड हैं, यानी कि इंटरपोल की लिस्ट में 160 ऐसे भारतीय हैं जो कि मोस्ट वांटेड हैं, ठीक है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत 1949 में 1949 में भारत इसका जो है सदस्य बना है, यानी इंडिया ने इंटरपोल की सदस्यता जो है 1949 में ली है, ठीक है। तो ये तो कुछ था आपका इंटरपोल का इतिहास, इंटरपोल का गठन क्यों हुआ, क्या उद्देश्य था इसका, वो आपने जान लिया, ठीक है। इंटरपोल वर्ड अगर आपके सामने आता है तो आप जान लेना इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी विभिन्न देशों की पुलिस के मध्य सामंजस्य संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस के मध्य एक एकीकरण के उद्देश्य से, ठीक है, कि भाई जो अपराधी हैं एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके छिप जाते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए इंटरपोल ये वर्क करता है, ठीक है। तो आपको मैंने इनकी पृष्ठभूमि, इनका इतिहास मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है पूर्वानुमति का प्रावधान, ठीक है। ये पूर्वानुमति का प्रावधान इसमें रखा गया था सीबीआई में। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि शुरुआत में जब सीबीआई वगैरह थी तो सीबीआई को किसी बड़े प्राधिकरण, ठीक है, या फिर कोई अधिकारी है, सरकार का कोई कर्मचारी है, वरिष्ठ नौकरशाह है, उसकी जांच करने के लिए, उसके ऊपर आरोपों की पुष्टि करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी सरकार की अनुमति के बाद ही वो है उस पर्सन से पूछताछ कर सकता था, ठीक है। शुरुआत में यही कंडीशन थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद जो है उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए जो अपराध हैं इनके दोषों की जांच करने के लिए सीबीआई सरकार को पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। इसमें ये पहले था, शुरुआत में पूर्वानुमति का प्रावधान था, ठीक है। लेकिन 6 मई सन 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये स्थिति यहाँ पर कह दिया स्पष्ट रूप से, ठीक है। यानी कि ये कह दिया कि ये जो प्रावधान है जिसमें सीबीआई को अपनी सरकार, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ रही है, ये पूरी तरह से अमान्य है, ठीक है। यानी कि इसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। यानी कि ये पूरी तरह से इन्होंने इसे कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, इस जो फरमान को, जो कि सीबीआई को केंद्र सरकार से अनुमति का प्रावधान बनाता था, वो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, ठीक है। निरस्त करने का मतलब ही यही था कि भाई आप जानते हैं कि केंद्र सरकार में देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, तो सरकारें क्या करती हैं, अक्सर अपने फेवर वाले व्यक्ति होते हैं, फेवर वाले कुछ नेता होते हैं या फिर फेवर वाले कुछ अधिकारी होते हैं फेवर वाले, तो उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो सीबीआई का फिर गठन का मतलब ही क्या रह गया। लेकिन फिर भी आप सब लोग वर्तमान में जानते हैं कि सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता बोला जाता है। तो आप ये सब चीज़ें अखबार में पढ़ते होंगे, व्यंग भी होते हैं कि सीबीआई भाई कभी स्वतंत्र हो ही नहीं पाती, जो केंद्र सरकार आती है सीबीआई का गला घोटने की कोशिश करती है, हकीकत बात है। यानी सब सरकारें अपने अपने स्तर से सीबीआई को दिशा निर्देशित करती हैं, सब सरकारें अपने अपने शिकंजे में लेना चाहती हैं सीबीआई को, ठीक है। तो यही इसमें है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अब सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हैं यानी कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी सीबीआई की एक शाखा यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि शुरुआत में बनाई गई थी, ठीक है, और बाद में इसे जो है एम्पावर्ड कर दिया गया था दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर इसे एम्पावर्ड कर दिया गया था इसके एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए जो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान है यानी कि सीबीआई है, ये सीबीआई कहीं ना कहीं राज्य पुलिस वालों का पूरक है, यानी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इस सीबीआई में जो एक शाखा के रूप में सीबीआई का जो पुलिस प्रतिष्ठान वाला जो रोल है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सीबीआई में विशेषज्ञ भी होते हैं, तमाम लोग भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जहाँ पे जरूरत ये पड़ती है कि यहाँ पे इसको पुलिस वालों की जरूरत वगैरह पड़ती है, यानी कि यहाँ पे हल्का बहुत बल प्रयोग करने के लिए या लोगों से पूछताछ करने के लिए, लोगों को उठाने के लिए, ठीक है, इसको भी जो पुलिस की कार्रवाइयों गतिविधियों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये एक शाखा के रूप में सीबीआई की एक शाखा के रूप में यहाँ पर एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान बना दिया गया है, ठीक है, जो कि राज्य पुलिस बलों का पूरक है, यानी राज्य पुलिस बलों की तरह ही है, ठीक है।
और ये जो है ये एसपीई जो है यानी राज्य जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम है, ठीक है। तो ये दोनों संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करते हैं दोनों, ठीक है, यानी कि जो राज्य की शक्तियाँ हैं, राज्य की अभियोग दायर करने की, मुकदमा दायर करने की शक्तियाँ हैं, या फिर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो यानी सीबीआई की एक शाखा हो, इसको भी वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कि राज्य की पुलिस को शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुकदमा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को प्रदान किया कि आप भाई संबंधित व्यक्ति की जांच कीजिए कि संबंधित व्यक्ति जो है रेप के आरोप में या उस आरोप में दोषी है या नहीं है। तो सीबीआई उस व्यक्ति की जांच करता है, पूछताछ करता है। जब उसे देख लेता है कि भाई या ये व्यक्ति जो आरोप में है शामिल या नहीं है, तो आरोप में अगर शामिल होगा तो अभियोग पंजीकृत करके उसे हाई कोर्ट के या जो सुप्रीम कोर्ट जिसने भी उसे रेफर किया होगा उसको रेफर कर देगा अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। तो यानी कि इसको और उसको सब शक्तियाँ सेम मिली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान राज्य पुलिस बलों का पूरक है, यानी सीबीआई की एक शाखा है ये, ठीक है। यानी सीबीआई में अपनी एक खुद की पुलिस भी होती है, ठीक है। सीबीआई में अधिकारी तो होते ही होते हैं, जांच करने वाले विभिन्न जो अधिकारी जो होते हैं, विशेषज्ञ होते ही होते हैं। इसकी खुद की पुलिस का प्रतिष्ठान भी होता है, ठीक है। यानी पुलिस की कार्रवाइयों करने के लिए इसकी स्वयं की पुलिस भी होती है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, जो कि राज्य पुलिस बलों की तरह ही होती है। यानी उसे शक्तियाँ जो है राज्य पुलिस बलों की तरह ही वो अभियोग वगैरह मुकदमे वगैरह दायर कर सकती है, ठीक है, वही सब शक्तियाँ होती हैं। अब देख लेते हैं कि ये राज्य पुलिस बल हों या फिर सीबीआई की शाखा जो है विशेष पुलिस प्रतिष्ठान है, इनके मध्य कहीं टकराव ना हो, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें इनके मध्य टकराव ना हो, ठीक है। तो देखिए जो एसपी ही है, सीबीआई की एसपी ही है, ये केवल उन्हीं मामलों को लेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके कर्मचारियों से संबंधित हो, चाहे इसमें जो है राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी संलग्न भी हो। देखिए संलग्न होने का मतलब क्या होता है कि तमाम ऐसे विभाग वगैरह होते हैं जिसमें राज्य कर्मचारी जो होते हैं संलग्न हो जाते हैं, लग जाते हैं, राज्य कर्मचारी उसमें भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा भाई इसमें स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी इसमें शामिल हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस देखेगी। अगर सीबीआई वो जो केस हैंडल कर रही है तो सीबीआई अपने स्तर से स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो है उनसे पूछताछ करेगी, ठीक है। वहीं राज्य पुलिस बल का क्या रोल है? राज्य पुलिस बल उन्हीं मामलों को लेगा जो राज्य सरकार के अंतर्गत उसके कर्मचारियों से जुड़े हुए हों, ठीक है, चाहे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारी क्यों ना आ जाएं। देखिए आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो होते हैं विभिन्न राज्यों से निकल के ही जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं करते, अपराध करते हैं। तो ऐसे अपराध अगर वो करेंगे तो जरूरी नहीं है उसके लिए उन्हें सीबीआई से अनुमति लेनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य पुलिस बल उन पर एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर इनका ये मतलब है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सीबीआई एकेडमी, यानी सीबीआई अकादमी कहाँ पर, यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है। देखिए सीबीआई एकेडमी जो है ये गाजियाबाद यूपी में स्थित है, ठीक है। और इसने जो है 1996 से कार्यारंभ किया है। इसकी स्थापना के बाद 1996 से जो है चालू हो गई है ये, ठीक है। इससे पहले सीबीआई के जो केंद्र वगैरह थे ट्रेनिंग वगैरह के वो सब नई दिल्ली में जो है चालू होते थे, नई दिल्ली में संचालित होते थे, ठीक है। अब देखिए सीबीआई की बात करें यहाँ पर, तो सीबीआई में यहाँ पर जो अगर बात की जाए प्रशिक्षण की यहाँ की बात की जाए, ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे प्रशिक्षण देता है। देखिए यहाँ पर सीबीआई जो है गाजियाबाद में इसकी एकेडमी के अलावा इसके 2-3 अन्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यालय भी हैं, ठीक है, जिनमें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में इसके 3 अन्य प्रशिक्षण कार्यालय भी हैं। लिख लेना पहले का सब पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख लेना प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं, इनके लघु अवधि का सेवाकालीन, ठीक है, यानी इन सर्विस में रहते हुए, यानी कोई व्यक्ति सीबीआई के लिए तैनात कर दिया गया, सीबीआई में नियुक्त कर दिया गया तो सर्विस में रहते हुए इसे जो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें देगा सीबीआई अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए, ठीक है। लंबी अवधि के लिए जैसे सीधे नियुक्त करने के लिए डीएसपी हैं, उप निरीक्षक हैं, सीबीआई के सिपाहियों के लिए इनकी लंबी अवधि के लिए इनके लिए मूल पाठ्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं सीबीआई के जो नियुक्ति करता है उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो आपने सीबीआई के बारे में यहाँ पर देख लिया है। और सीबीआई के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके मन में जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए आज लेक्चर एंड करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए जो लेक्चर है मैं जो लेक्चर जो आपके तक लेके आ रहा हूँ ये बड़ा ही विषम परिस्थितियों में मैं लेके आ रहा हूँ। मेरी कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं आज आपके लिए लेक्चर ले पाता, क्योंकि 3 दिन से हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में कोई सुनने वाला भी नहीं है, ठीक है। यानी कंप्लेंट मैंने 2-3 बार करवाई, अब कहीं जाने आने का तो है नहीं कि भाई जाकर जो बिजली विभाग है वहाँ पर जाके देखिए, ऐसा तो कोई माहौल है ही नहीं, ठीक है, शहरों में। तो इस वजह से दिक्कत सबसे ज़्यादा मुझे हो रही है। तो आज मैंने कैसे भी करके अरेंज किया, मुझे लग रहा था कि भाई आज लेक्चर लेना ही लेना है, तो आज मैंने जो है कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट किया है, उसके जरिए मैं लेक्चर ये ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको आगामी दिनों में अगर आप गैप हो जाए तो आप ये मत समझना कि सर जो बीमार वगैरह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है।
तो आई होप आप लोग सहयोग दे रहे होंगे और लॉकडाउन में जो है देश की सेवा में, ठीक है, लॉकडाउन में अपना पूर्ण समर्थन भी दे रहे होंगे। मैं सभी से आशा ये करता हूँ अपने अपने घरों में रहें। इसके अलावा देखिए, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मुझे मिले कि सर क्या एग्जाम्स वगैरह जो हैं, IAS एग्जाम हो या फिर राज्य स्तरीय PCS एग्जाम हो, क्या वो पोस्टपोन हो सकते हैं। देखिए, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन जो है आगे बढ़ती गई, यानी लॉकडाउन की स्थिति जो है आपकी अभी मार्च चल रहा है, मार्च से आगे बढ़ी, ठीक है, यानी कि अभी 21 दिनों के लिए हुआ है, लगभग 14 अप्रैल तक के लिए हुआ है। अगर यहाँ पर जो संख्या है, यानी कोरोना पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है, वो अगर बढ़ती गई, उसमें सुधार नहीं देखने को मिला, तो यकीन मानिए लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा और आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, राज्य स्तरीय एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, वो संचालित नहीं होंगे, वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों से बस एक गुजारिश यही है, ये आपके लिए देखिए अपॉर्चुनिटी की तरह भी है, आप इसे एकदम बोझ की तरह ना लें। यानी कि आप ये सोच रहे होंगे सही लॉकडाउन हो गए, हम तो अब कहीं पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको चैनल के जरिए आपको बहुत सारा कंटेंट है चैनल पर, यानी आपको आपके इसी चैनल पर आपको इतना सारा कंटेंट है कि आप अच्छे खासे IAS एग्जाम की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कर जाएंगे। तो आप जो आपको अभी समय मिल रहा है आपको लॉकडाउन में, चाहे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखिए, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी समय को व्यर्थ गंवाइए नहीं, आराम से चैनल पर बैठकर जो डे बाई डे आप अपना शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के अकॉर्डिंग चैनल से जो है प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर चाहे जियोग्राफी की वीडियो, हिस्ट्री की वीडियो हो, पॉलिटी की जो है MCQ वाली वीडियो, उन्हें लगाइए, देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना आप सीखे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपकी पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की वो भी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए उतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।